दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की वैकेंसी अभी चल रही है और इस वैकेंसी को लेकर आप सभी के मन में काफी सारे सवाल हैं। जैसा कि कितने परसेंट वाले यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, सैलरी आपको कितना मिलने वाला है, और यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका काम क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, लास्ट कट ऑफ कितना था और अभी आने वाला कट ऑफ कितना रहेगा, और इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहले और सबसे अहम सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कितने परसेंट वाले यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपका 10th में कितना परसेंट है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये जो सिलेक्शन है ये मेरिट बेस में होगा, आपको कोई भी यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका कितना परसेंट है, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। नहीं तो अगर आपने बिना मतलब इसके लिए अप्लाई कर दिया तो आपका जो पैसा यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि अनरिजर्व और ओबीसी के लिए यहाँ पर 100 रुपए की फीस रखी गई है। तो अगर आपका उस परसेंटेज क्राइटेरिया में आप नहीं आते हैं तो कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर अपना पैसा और टाइम दोनों वेस्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पर इन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है। और हमारा जो पहला सवाल है कि कितने परसेंट वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको लेकर काफी सारे वीडियोस हालांकि यूट्यूब पर आपको दिए गए हैं। काफी सारे वीडियोस में आपको ये जानकारी दी गई है कि आपके कितना भी परसेंटेज हो, 50, 60, 70, 80, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को सबसे पहले ये बता दूं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपका 60% तो भी आप फॉर्म भर दें, 70% है तो भी आप फॉर्म भर दें, कि फीस लगे या ना लगे, लेकिन आप 60-70% अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल भी इसके लिए एप्लीकेशन ना करें। ये पूरी तरह से आपको मिसगाइड किया जा रहा है। आपको इसका फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, ना ही अपना पैसा वेस्ट करने की जरूरत है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको कम से कम 90% अबव अगर आपका है तो ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है। और यहाँ पर मैं सभी चीजों का आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने सब कुछ ओपन कर रखा है। इसका जो नोटिफिकेशन है, इसका जो लास्ट यहाँ पर लिस्ट आई थी, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पर हुए थे उन सभी की लिस्ट मैंने निकाल रखी है। उसके अलावा इसका नोटिफिकेशन है, इसकी वेबसाइट है, सब कुछ मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीजें लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर आप ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और अगर आपका 90% है, उसके ऊपर है, तभी आप इसका फॉर्म भरें। सेकेंड, यहाँ पर हम एसटी और एससी के लिए बात कर लें तो अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से आते हैं और अगर आपका 80% के अबव है तो ही आप इसका फॉर्म भरें। मैक्स टू मैक्स अगर आपको खींचना है तो आप 75% में बहुत अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि चांसेस आपका 0.05% है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आप 75 के ऊपर भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 80% के नीचे कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी वाले हो, आप इसके लिए अप्लाई ना करें। लेकिन अगर आपको फिर भी भरना है तो आप 75% के ऊपर भर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप अपना पैसा और टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका कट ऑफ, लास्ट वाला कट ऑफ क्या रहा, कितने परसेंट में यहाँ पर लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इसकी लिस्ट ओपन कर रखी है। ये जो मेरिट लिस्ट है ये 3rd मेरिट लिस्ट है, जो कि 2022 का रिजल्ट आया था। और यहाँ पर इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आकर चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का 98%, ओबीसी का 97.8%, इवन यहाँ पर एससी का आप देख सकते हैं 96% और एसटी का 92.6%। अब यहाँ पर ये सिलेक्शन कैसे होता है ये भी हमारा सवाल है और इसका भी जवाब मैं आगे आपको दूंगा। पहले इस लिस्ट में यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। देखिए 89% एससी, उसके अलावा 95%, 85% यहाँ पर आप देख सकते हैं। 85, 90% से नीचे यहाँ पर नहीं है। 80%, 88%, 93%, कोई भी कैटेगरी यहाँ पर आप देख लें। एसटी का भी हम देख लेते हैं, मेल का आप देख सकते हैं 88.66% यहाँ पर मिनिमम आ रहा है। आप यहाँ पर पूरा लिस्ट चेक कर सकते हैं। हालांकि कई सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो सिलेक्शन है 75, 70 में भी हो जाता है। अगर 75, 70 में सिलेक्शन हो रहा है तो लिस्ट में नाम कहाँ है? एक भी स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा नहीं जिसका 70% के ऊपर सिलेक्शन हुआ हो। तो यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, इसकी सेकंड लिस्ट देख सकते हैं, फर्स्ट लिस्ट देख सकते हैं, थर्ड लिस्ट देख सकते हैं। मैंने सारी लिस्ट यहाँ पर देखी हुई है और यहाँ पर अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट का 90% के नीचे एक भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ यहाँ पर एक दो आपको मिल जाएंगे जो जिनका सिलेक्शन यहाँ पर 88 या फिर 89 या फिर 87 में हुआ है। जबकि यहाँ पर एसटी और एससी का भी आप देख सकते हैं कि 88 और 86, 85 से नीचे यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम पुराना कट ऑफ अगर मान के चलते हैं अनरिजर्व और ओबीसी का तो 90% के नीचे नहीं है। एसटी एससी की बात करें तो 85% के नीचे नहीं है।
तो इस बेस में ये क्लियर होता है कि यहाँ पर अगर आपका 80% से नीचे है तो यहाँ पर आप अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर रहे हैं, आपको अप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जो आने वाला कट ऑफ, इस बार जो वैकेंसीज हैं लगभग यहाँ पर 41,000 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बार भी जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग इतना ही जाएगा, इसके सिमिलर ही जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 93-95% में लास्ट कट ऑफ गया है तो यहाँ पर आप 85% और मैक्स टू मैक्स 80% मान के चल लीजिए ST SC के लिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो 80% के ऊपर ही होगा। 80% के नीचे होने के चांसेस तो आपके बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर अप्लाई प्रोसेस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। ऊपर आप देखेंगे आपको आई बटन में एक लिंक आ रही होगी, आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उस पर क्लिक करके आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। साथ में इसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, तो वहां पर जाकर इसका वीडियो आप वॉच कर सकते हैं और कैसे इसके लिए आपको अप्लाई करना है उसका कंप्लीट प्रोसेस आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कैसे आप मोबाइल से इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगले सवाल में हम बात कर लें कि यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होता है, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। इसको लेकर भी काफी सारी यहाँ पर गलत फहमियां हैं, काफी सारे लोगों को यहाँ पर मिसगाइड किया गया है कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है क्या रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपको इसका एक्चुअल सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ क्या रहने वाला है। इसके लिए आपको ये जानना है अगर, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना। ये मैं आपको मन से नहीं बता रहा हूँ या फिर मैं आपको इसकी जो मेरिट लिस्ट है उसको देखकर नहीं बता रहा हूँ। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए और यहाँ पर आपको क्या जानकारी दी गई है कि आपका जो सिलेक्शन है ये ऑफिस वाइज होता है। मतलब जिस ऑफिस में आपने फॉर्म भरा हुआ है, आपका हो सकता है कि उस ऑफिस में आपका 70% है या फिर 60% है, आपने उस ऑफिस में फॉर्म भरा हुआ है। तो यहाँ पर यह जानकारी दी जा रही है कि अगर आपने उस ऑफिस में फॉर्म भरा हुआ है और उस ऑफिस में किसी दूसरे कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपका 60% और आपका सिलेक्शन वहां पर हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है वो डिवीजन वाइज की जाती है, सर्कल वाइज की जाती है, ऑफिस वाइज नहीं की जाती है। तो यहाँ पर जो सर्कल में कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो लिस्ट तैयार की जाती है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे, इसको अगर आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इस ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए आ जाना है और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन रिलेटेड जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन में आपको चले जाना है। यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा आई हैव गिवन प्रेफरेंसेस टू द पोस्ट, हाउ वुड माई सिलेक्शन बी मेड। इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखिए आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सिलेक्शन विल बी मेड बेसिंग ऑन द मेरिट कम पोस्ट प्रेफरेंस बेसिस फ्रॉम द डिवीजन मेरिट लिस्ट कम्युनिटी कैटेगरी रिजर्वेशन वाइज एंड द हाईएस्ट मेरिट कैंडिडेट विल बी अकोमोडेटेड टू हिज बेस्ट चॉइस ऑफ प्रेफरेंसेस। मतलब यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपकी डिवीजन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, डिवीजन वाइज तैयार की जाएगी। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे अलग अलग ऑफिस के लिए, तो जो भी यहाँ पर मेरिट में सबसे ऊपर होगा उसको यहाँ पर बेस्ट चॉइस, जो उसका जो पहला प्रेफरेंस होगा उसको वहां पर पोस्टिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है कि इसकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो डिवीजन वाइज की जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज एकदम क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर सपोज एक कैंडिडेट जिसका 90% है या फिर 95% है और उसके जो डिवीजन है वहां पर लगभग 10 ऑफिस हैं या फिर 20 ऑफिस हैं और उसने सबसे पहले में जो ऑफिस डाला हुआ है, तो उसका अगर मेरिट में नाम आता है तो उसको जो पहला उसने प्रेफरेंस दिया हुआ है उसको पहले प्रेफरेंस में उसको जॉब दी जाएगी, उसको यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। और बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर जो कि सेकेंड जिसका नाम आएगा, जिसका 94 वाले का अगर नाम आया हुआ है तो उसने जो फर्स्ट में यहाँ पर प्रेफरेंस दिया होगा उसको वहां पर पोस्टिंग दी जाएगी। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर इसकी जो मेरिट है वो तैयार की जाती है और उसका जो सिलेक्शन यहाँ पर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जिस ऑफिस में आपने अप्लाई किया, पहली बात तो ऐसा होगा ही क्यों, जिसके 95% होंगे और उसके ऑफिस में अगर उसके नियर बाय ऑफिस जो भी हैं तो वहां पर वो सभी जगह प्रेफरेंस देगा। तो अगर उसका सिलेक्शन होता है तो उसको जो पहला वाला प्रेफरेंस मिल जाएगा। अब पहले वाले प्रेफरेंस में 1 या 2 पोस्ट होंगी, तो इसी तरह से यहाँ पर जैसे जैसे मेरिट कम होती जाएगी 94, 93, 92, 91, 90%, तो यहाँ पर सभी को उसकी बेस्ट चॉइस में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि किसी ऑफिस में कोई भी स्टूडेंट अप्लाई ना करे। हर ऑफिस में हर कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई करेगा। तो ये देखिए बिल्कुल झूठ है कि अगर आपने जिस ऑफिस में अप्लाई किया आपका 60% है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर किसी और ने वहां पर अप्लाई नहीं किया है तो ये बिल्कुल भी झूठ है। ये अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना पैसा आप बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं, आपको इसके लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है वो कैसे तैयार की जाती है और इसकी जो जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर क्लियरली मेंशन की हुई है। अब यहाँ पर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा।
तो यहाँ पर इसको नोटिफिकेशन में देखिए दिया हुआ है आप कब से अप्लाई कर सकते हैं और इसका रिजल्ट कब आएगा। यहाँ पर देखिए 27 जनवरी से 16 फरवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर करेक्शन का टाइम दिया गया 17 फरवरी से 19 फरवरी तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अब यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 फरवरी है, करेक्शन करने की लास्ट डेट 19 फरवरी है और इसका जो रिजल्ट है वो 3rd और 4th वीक ऑफ फरवरी, यहाँ पर जो उसका फरवरी का 3rd और 4th वीक होगा इसमें इसका रिजल्ट आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। मतलब जो लास्ट डेट है उसके लगभग एक हफ्ते बाद आपका जो रिजल्ट है इस बार यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज है कि आपको रिजल्ट के लिए यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह मैंने आपको यही बता दिया इसका रिजल्ट कब तक आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लें कि यहाँ पर सैलरी कितनी रहेगी और सैलरी के साथ आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब आपका काम क्या रहेगा, जो आपका जॉब प्रोफाइल होगा वहां पर आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं, देखिए 3 पोस्ट है यहाँ पर। सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पर बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा है एबीपीएम और डाक सेवक, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। तो बीपीएम की जो सैलरी यहाँ पर हाई रहेगी 12,000 से लेकर 29,380 रुपए के बीच में यहाँ पर सैलरी रहेगी। सैलरी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एबीपीएम और डाक सेवक की जो सैलरी है वो 10,000 से लेकर 24,470 रुपए रहने वाली है। तो यहाँ पर तीनों पोस्ट की जो सैलरी है काफी कम है। तो अगर यहाँ पर आपको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही आप ये जॉब करें, और अगर आप यहाँ पर कोई बड़ी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप साइड में थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपको जॉब की बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें। उसके बाद यहाँ पर हम जॉब प्रोफाइल देखते हैं कि यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो नीचे यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि अलग अलग पोस्ट का यहाँ पर क्या क्या काम रहने वाला है, आपको सैलरी के साथ यहाँ पर क्या क्या काम करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के लिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं बीपीएम की पोस्ट में तो आपको क्या काम करना है। तो देखिए यहाँ पर डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस, मतलब यहाँ पर जो रोज डाक वगैरह आते हैं उनका संचालन करना। उसके अलावा यहाँ पर आईपीपीवी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो सर्विसेज हैं उनका मैनेजमेंट देखना। उसके अलावा यहाँ पर मार्केटिंग एंड प्रमोशंस करना, सीएससी कॉमन ग्राहक सेवा केंद्र की जो सर्विसेज हैं, उसके अलावा जो डिपार्टमेंट की जो भी यहाँ पर सर्विसेज हैं उनका प्रमोशन करना। उसके अलावा यहाँ पर जो भी यहाँ सर्विसेज हैं आपके पोस्ट ऑफिस में, जैसे कि डाक का संचालन होना, घर घर यहाँ पर जो डाक जा रहे हैं उनकी सर्विसेज को पूरा जो मैनेजमेंट कर रहा है वो अच्छे से वर्क करे, टाइमली वर्क कर रहा है, स्मूथली वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, सभी का मैनेजमेंट देखना, ये सारी सर्विसेज यहाँ पर देखना। उसके अलावा यहाँ पर आईपीओ, एएसपीओ, एसपीओ और एसएसपीओ के द्वारा जो भी यहाँ पर समय समय पर आपको काम सौंपे जाते हैं उन सभी काम का सुचारू रूप से आपको संचालन करना और आपके ब्रांच में सारी चीजें प्रॉपरली यहाँ पर वर्क कर रही हैं या फिर नहीं कर रही, उन सभी का मैनेजमेंट देखना। उसके बाद सेकंड, यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो कि आपका एबीपीएम की पोस्ट है, अगर आप उसके लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको क्या काम करना है तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपको सेल्स ऑफ स्टाम्प एंड स्टेशनरीज, मतलब यहाँ पर आपका जो स्टाम्प जो टिकट वगैरह रहते हैं उसको सेल करना है। स्टेशनरी में आपका एनवेलप वगैरह जो आता है वो सारी चीजें आपको कस्टमर तक प्रोवाइड कराना, उसको सेल करना। उसके अलावा यहाँ पर जो भी डिलीवरी आती है, जो भी डाक आते हैं उनको घर घर पहुंचाना। जी हाँ, एबीपीएम का ये भी काम रहता है। ये डाक सेवक के अलावा एबीपीएम को भी कभी कभी ये काम करना होता है, घर घर यहाँ पर जो डाक वगैरह होता है उनको डिलीवर कराना। उसके अलावा जो आईपीपीबी की जो सर्विसेज होती है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सर्विस होती है, जिसके अंतर्गत आपका जो पैसा निकासी या फिर पैसा जमा करना है वो सभी सर्विसेज यहाँ पर सीनियर सिटीजन को उनके घर पर जाकर प्रोवाइड करना, पैसे जमा करना, निकालना, ये सारी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कराना होता है। उसके अलावा यहाँ पर बीपीएम का जो काम रहता है, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया, तो उसके काम में मदद करना। कई बार एबीपीएम को बीपीएम की तरह काम करना होता है। यहाँ पर देखिए नीचे दिया भी गया है, कंबाइंड ड्यूटी बीपीएम एंड एज वेन ऑर्डर्ड इन एडिशनल टू हिज हर रेगुलर ड्यूटीज। तो मतलब यहाँ पर आपको या बीपीएम की तरह भी यहाँ पर कई बार काम करना होता है एबीपीएम की पोस्ट पर होने के बावजूद भी। उसके अलावा यहाँ पर मार्केटिंग, प्रमोशन, कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र वगैरह की सर्विस का प्रमोशन करना। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड पोस्ट है आपकी डाक सेवक की, उसका क्या काम रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसका ही वही काम है, सेल्स ऑफ स्टाम्प, स्टेशनरीज, यहाँ पर जो भी डाक वगैरह आते हैं उनको घर घर पहुंचाना, आईपीपीबी की सर्विसेज, पोस्ट पेमेंट बैंक की जो सर्विसेज हैं, पैसे जमा, निकासी वगैरह, जो भी यहाँ पर एबीपीएम का काम है। जैसे कि बीपीएम का काम था जो एबीपीएम को करना होता है, ऐसे ही एबीपीएम का जो काम है वो डाक सेवक को भी करना होता है। यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है। उसके अलावा शॉर्टिंग करना, जो भी यहाँ पर डाक आते हैं उनको किस एरिया में डिलीवर करना है वो सारा चीज यहाँ पर हैंडल करना। उसके अलावा यहाँ पर डाक सेवक का जो भी काम है, जैसे कि मैंने आपको बताया एबीपीएम का जो काम है वो सारा काम भी यहाँ पर करना, मार्केटिंग वगैरह करना। उसके अलावा सेल्स ऑफ स्टाम्प मैंने आपको बता दिया है, आईपीओ, एएसपीओ, एसपीओ, एसएसपीओ, एसआरएम और एसएसआरएम के द्वारा
जो भी यहाँ पर समय समय पर काम सौंपा जाता है वो यहाँ पर एबीपीएम बीपीएम के साथ साथ डाक सेवक को भी करना होता है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर एबीपीएम बीपीएम और डाक सेवक का जो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल रहता है, तो ये सारे काम यहाँ पर आपको करने होते हैं। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर हमने इंडियन पोस्ट ऑफिस की ये जो वैकेंसी है इसको लेकर जो भी आपके अहम सवाल थे, कितना % वाले फॉर्म भर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या काम रहेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, कट ऑफ आने वाला कितना रहेगा, रिजल्ट कब तक आएगा, इन सभी सवालों के मैंने आपको जवाब दे दिए हैं। आई होप आपको ये सारे सवाल के जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं इस वैकेंसी को लेकर, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर भी मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। सारे डाउट्स आपके अगर क्लियर हो गए हो, वीडियो आपके काम आया, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं कुछ चलता हूं, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।